की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री, अगर आप 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं, ये पूरे अनसार है, पूरे अनसार से, ठीक है, पूरे अनसार से हम 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 2 अंक वाले इसमें होंगे, 3 अंक वाले होंगे, 4 अंक वाले होंगे, 5 अंक वाले होंगे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आ रहे हैं बार बार प्रीवियस ईयर से, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिया है। क्या लिया? उन्हीं को लिया है। जो 2 नंबर का पूछ जाता है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, देखिए 2 नंबर के पूछ जाते हैं, देखिए यहाँ पर 2 नंबर के पूछे जाते हैं, 3 नंबर के पूछे जाते हैं, और यहाँ पर 4 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं, वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आपके 100% इंपोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हैं यहाँ पर। अगर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिजिक्स का पेपर आपने दिया होगा तो प्रीवियस ईयर के ही जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के आप पेपर मैच करके देखना, जो आंसर उठाना स्टाफ से आपके पास है उसमें मैच करना। यहाँ पर 2020 से 24 तक के मैच करना क्वेश्चन, 2020 से 24 तक के जितने आ चुके हैं यहाँ पर उसमें मैच करना। उन्हीं में से आपके 2025 में पूछे गए, आप मैच करके देख लेना, उन्हीं में से मिलेंगे। यहाँ पर 1-2 नया हो सकता है, वो तो हर बार होता है, यहाँ पर हर पेपर में होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक में मोलर, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन 2 स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 2 अलग अलग सूत्र लिखिए। 2 क्या लिखिए? अलग अलग सूत्र लिखिए। 4 नंबर का पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यही क्वेश्चन अलग से 2 नंबर का टूट कर आ जाएगा यहाँ पर। मोलर उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखिए। अलग से आ जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए बताना 2, 4, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाला है यहाँ पर। 4 अंक का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। कितने अंक का पूछा जाएगा? 4 अंक का पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, क्या होता है? किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घुलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक? किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घुलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसके लिए अणुभार का फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर होता है 100 मल्टीप्लाई केवी डैश मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टीवी मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी मोलर उन्नयन स्थिरांक का अगर न्यूमेरिकल दिया जाए, यहाँ पर इसको फाइंड कीजिए, सभी दे देगा यहाँ पर, नहीं भार दे देगा, विलेय का भार दे देगा, विलायक का भार दे देगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन दे देगा यहाँ पर, ठीक है, और मोलर उन्नयन स्थिरांक दे देगा यहाँ पर। और यहाँ पर अणुभार ज्ञात कीजिए। कुछ भी इन चारों में से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 में से 4 चीज दे देगा, 1 चीज पूछ देगा यहाँ पर। कोई पूछ दे तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक वाला है सवाल यहाँ पर, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर 100 लगाएंगे यहाँ पर। अगर बाई चांस फॉर्मूला आ जाए हमारे पास मोलर उन्नयन स्थिरांक फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर 100 की जगह पर 1000 हो जाता है। इसी में कन्फ्यूजन होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूला है। इस पर एक न्यूमेरिकल 100% आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? देखिए किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ की 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ की 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर 1000 मल्टीप्लाई केवी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड डेल्टा टीवी डिवाइड, इसके मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू होता है। स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है? विलेय का भार होता है। एम क्या होता है? ठीक है, एम क्या होता है? विलेय का भार, सब बता दिया ऊपर यहाँ पर। केवी क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टीवी क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है? विलायक का भार होता है। क्या होता है? विलायक का भार होता है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए आप यहाँ पर, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये एमसीक्यू में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं, अलग से करवाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपवाद हैं, बहुत फेमस है यहाँ पर, यही इसमें ही गलती होती है बच्चों से, यही पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। क्रोमियम का दिया यहाँ पर, इसका परमाणु क्रमांक, और कॉपर का दिया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो संक्रमण तत्वों के 2 प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। 2 प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना यहाँ पर। क्रोमियम का किस टाइप से करते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब सीख लिया होगा यहाँ पर, अब कल पेपर है यहाँ पर, इतना तो आपको मालूम होगा। 3p6 3d5 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 2 होता है यहाँ पर, इससे कम कर लेते हैं। अपवाद वाला ध्यान रखना यहाँ पर, वो जिस टाइप से सिंपल करते हैं अपवाद ना होते हैं यहाँ पर, विदाउट अपवाद वाले, उसी टाइप से यहाँ पर 2 वैसे उपयोग करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बंद कम कर देते हैं, यहाँ पर 1 बढ़ा देते हैं, इसलिए अपवाद माना जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर देखिए कॉपर वाला, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4s2 हो जाएगा यहाँ पर। अपवाद वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इसके हमारे पास इसके प्रमुख लक्षण देखिए यहाँ पर। देखिए हमारे पास रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रकृति। क्या होता है? डी ब्लॉक के तत्वों में डी उपकोष अपूर्ण होने के कारण उनके यौगिक रंगीन होते हैं। उनके यौगिक क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। क्या होता है? रंगीन आयन
रंगीन यौगिक बनाने की प्रकृति क्या होती है, डी ब्लॉक के तत्वों में डी उपकोष अपूर्ण होने के कारण, जो डी उपकोष होता है उसका अपूर्ण होने के कारण, पूरा ना होने के कारण उनके यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। आयनों और यौगिक का अनुचुंबकीकरण, अनुचुंबकीकरण मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके क्या होते हैं, इनके आयन क्या होते हैं, इनके आयन और यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए अनुचुंबकीय मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आ से ध्यान रखना, अनुचुंबकीय जब अनुचुंबकीय गुण का प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसे बोल सकते हैं। यहाँ पर अनुचुंबकीय गुण का रिप्रेजेंट करता है जब हमारे पास कक्षक में क्या होते हैं, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पर इसी कारण क्या होता है, हमारे पास अनुचुंबकीय गुण रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ आयन और यौगिक का अनुचुंबकीय गुण, तो क्या लिखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके आयन और यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका इनको तैयार कर जाना, यहाँ पर इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएंगे, यहाँ पर देख लेना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अभिक्रिया के औसत तथा ताक्षणिक वेग को समझाइए, उन्हें प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए औसत वेग क्या होता है अभिक्रिया का, क्या होता है, किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की, देखिए अभिकारक, देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ पर फिजिक्स में दूसरा है तो वही, यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन आ जाती है, यहाँ पर है वही, यहाँ पर रिएक्शन होती है, यहाँ पर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। यहाँ पर भाई, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर केमिस्ट्री में अभिकारक उत्पाद लिखते हैं, वही सेम टू सेम जो फिजिक्स में पढ़ा होता है वही यहाँ पर औसत वेग पढ़ा हुआ क्लास 11th में। ठीक है, किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। यहाँ पर ठीक है, औसत वेग कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास औसत वेग की परिभाषा। यहाँ पर ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। ताक्षणिक में आपने पढ़ा हुआ ताक्षणिक वेग, किसी क्षण पर होने वाले, आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा, किसी क्षण पर होने वाले परिवर्तन को ताक्षणिक वेग कहते हैं। यहाँ पर क्या ताक्षणिक वेग, यहाँ पर अभिक्रिया है, यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया है। यहाँ पर किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को कहते हैं अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। यहाँ पर ठीक है, फिर देखिए वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए अभिकारक की सांद्रता लिखेंगे, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बहुत। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिकारकों का क्षेत्रफल क्या होता है, अभिकारकों के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। क्या होता है, अभिकारक का क्षेत्रफल क्या होता है, अभिकारकों के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवें में दिया है डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, फर्स्ट विशेषता लिखेंगे, डी ब्लॉक के सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं तथा ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक के सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं तथा ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक क्या होता है, उच्च होते हैं। यहाँ पर ए अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, आपसे कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, चौथा लिखेंगे, ये उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं, उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। यहाँ पर फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पांचवा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पांचवें में दिया है फिनाल का अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों, वाई, तो रीजन का है इसका। देखिए फिनाल का अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉनों के कारण होता है। क्या होता है, जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉनों के कारण होता है, जिससे फिनेट आयन बनता है। इसकी जलीय विलयन से यहाँ पर फिनाल इसकी क्रिया कराएंगे, यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर तो एक प्रोटॉन निकल जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनेट आयन बन जाएगा। यहाँ पर इसी कारण क्या होता है, हमारे फिनाल का अम्लीय गुण, इसी कारण फिनाल अम्लीय गुण रिप्रेजेंट करता है। फिर देखिए यहाँ पर उसी में बोला लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों, देखिए जबकि एल्कोहल में H+ के निकलने से बने एल्कोक्साइड यानी कि RO में अनुनाद नहीं हो सकता है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, रेजोनेंस बनवाई थी यहाँ पर, अनथर्ड किया हुआ यहाँ पर, इसी कारण वह स्थायी नहीं होता, इसी कारण क्या होता है, वह स्थायी नहीं होता है। अतः फिनाल अम्लीय होते हैं जबकि एल्कोहल उदासीन होते हैं। अतः फिनाल अम्लीय होते हैं जबकि क्या होते हैं, एल्कोहल उदासीन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एल्कोहल क्या होते हैं, उदासीन होते हैं यहाँ पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए इसका हमें IPSC नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3 का IPSC नाम लिखिए, वेरी सिंपल। यहाँ पर इधर वाले लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एथेक्सी, इसका लिखेंगे मेथेक्सी प्रोपेन हो जाएगा। इसमें क्या समझना है आपको ये सब आ रहा होगा। फिर देखिए इसका सेकंड यहाँ पर 0.1 m मोलरता यूरिया तथा 0.1 NaCl विलयन में। ठीक है, क्या है, NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए यूरिया, देखिए पढ़िए यहाँ पर, देखिए 0.1 m NaCl का परासरण दाब
वन यह मतलब मोलरता है यहाँ पर यूरिया से अधिक होता। क्यों होता? क्योंकि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। यहाँ पर परासरण दाब क्या है? यहाँ पर एक अणुसंख्यक गुण है, क्योंकि यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये कणों की संख्या पर क्या होता है? निर्भर करता है। NaCl आयनों में टूट जाता है, जबकि यूरिया आयनों में नहीं टूटता। यूरिया को कभी आयनों में टूटते हुए आपने देखा? NH2CO NH2 यहाँ पर कभी ये आयनों में टूटते हुए देखा? यहाँ पर कभी नहीं टूटेगा। यहाँ पर जब NaCl को तोड़ते हैं, यहाँ पर NaCl है, NaCl को आयनों में तोड़ देते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये टूट जाता है। यहाँ पर NaCl क्या हो जाता है? हमारे पास टूट जाता है, बट यूरिया नहीं टूटता यहाँ पर। ठीक है, यूरिया नहीं टूटता यहाँ पर, इसलिए क्या होता है? NaCl क्या होता है? आयनों में टूट जाता है। यहाँ पर NaCl आयनों में टूट जाता है, जबकि यूरिया नहीं टूटता, इसलिए NaCl में यूरिया की तुलना में कणों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। जो टूटता नहीं तो क्या होगी इसमें कणों की संख्या? यहाँ पर इसमें 0 होगी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए अधिक होती है। इसमें एक कण यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए यही कारण है हमारे पास। तो यहाँ पर 0.1 m NaCl का परासरण दाब 0.1 m यूरिया से अधिक होता है, क्योंकि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है, क्योंकि यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है। NaCl आयनों में टूट जाता है, जबकि यूरिया आयनों में नहीं टूटता है, इसलिए NaCl में यूरिया की तुलना में कणों की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर क्या होती है? अधिक होती है यहाँ पर। ठीक है, अधिक होती है। बस क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? परासरण एवं परासरण दाब से क्या समझते हैं? तो परासरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर तरल पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं हो जाती है। जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर क्या हो जाती है? तरल पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। क्या होता है परासरण? वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर तरल पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं हो जाती यहाँ पर। ठीक है, परासरण दाब देखिए क्या होता है। परासरण दाब क्या होता है? वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब क्या होता है? वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, ये कहलाता है परासरण दाब कहलाता है यहाँ पर। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए इकाई समय में या एकांक समय में लिखते हैं। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद में की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया के दर या वेग कहते हैं। क्या होता है? एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं यहाँ पर। फिर देखिए राउल्ट के नियम को समझिए। राउल्ट का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार 4 नंबर के पूछे गए थे ये दोनों। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवलंबन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर वाष्प दाब होता है, यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब होता है। क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवलंबन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बार आपको पढ़कर जाना है। यहाँ पर इन्हीं में से आपकी डेफिनेशन है, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगी, इन्हीं में से आएगी, गारंटी मेरी है। देख लेना, पेपर देना आप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। एमिनो अम्ल क्या होता है? बी होगी जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। एमिनो अम्ल क्या होते हैं? बी होगी जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोटीन क्या होती है? देखिए यहाँ पर वे जटिल पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के सहयोग से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन क्या होता है? वे जटिल पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा अम्लों के सहयोग से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। नंबर 10वां देखिए, निम्नलिखित पर सचिव टिप्पणी लिखिए यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित पर सचिव टिप्पणी लिखिए। तो क्या होता है? प्रोटीन की द्वितीय संरचना क्या होती है? वे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाइयाँ एक दूसरे से अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसे प्रोटीन का द्वितीय संरचना कहते हैं। उसे कहते हैं प्रोटीन का द्वितीय संरचना कहते हैं। क्या होती है? वे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाइयाँ एक दूसरे से अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसे प्रोटीन का द्वितीय संरचना कहते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट अल्फा हेलिक्स संरचना, बीटा प्लेटेड शीट संरचना यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर यह एक एमाइड बंध होता है। क्या होता है? एक एमाइड बॉन्ड होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह की COH होता है कार्बोक्सिलिक समूह एक अल्फा एमिनो अम्लों तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्लों के एक एमीन समूह के बीच एक जल के अणु के निकलने पर बनता है। जल के अणु से निकलने पर क्या होता है? बनता है यहाँ पर। एक क्या होता है? हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बंध होता है, पढ़ लेना। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए मोनोसेक्राइड क्या होता है? ये स्वाद में मीठी होती हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2ON होता है। इनका जल अपघटन नहीं होता है। देखिए ग्लूकोज का आपने कहीं जल अपघटन देखा? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का नहीं, सुक्रोज का कभी जल अपघटन देखा? नहीं देखा यहाँ पर, इसलिए इनका जल अपघटन नहीं होता यहाँ पर। ये स्वाद में मीठी होती है, इनका सामान्य सूत्र ये होता है, इनका जल अपघटन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज यहाँ पर, राइट, इसको नोट कीजिए आप। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चालकत्व क्या होता है? कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा, ठीक है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता
चालकता या चालकत्व कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, या प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कह सकते हैं यहाँ पर, चालकता कह सकते हैं यहाँ पर, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को भी चालकता कह सकते हैं यहाँ पर। अगर परिभाषा आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इस टाइप से लिखना चाहते हैं चालकत्व या चालकता की परिभाषा, तो किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन द्वारा, ठीक है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, ठीक है, चालकता या चालकत्व कहते हैं। सी बराबर क्या होता है, 1/r होता है। इसका मतलब क्या होता है, ओम इनवर्स मो इनवर्स। यहाँ पर सेल नेतांक क्या होता है, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल नेतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल नेतांक। सेल कोष्टेंट क्या होता है, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल नेतांक कहलाता है। सेल नेतांक का फॉर्मूला क्या होता है, एल/ए। एल क्या होता है, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अब ये क्या होता है, अनुप्रस्थ इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं सेल नेतांक कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2023-24 में लगातार पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं। सेल नेतांक भी पूछा गया डायरेक्टली, जो लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन पहेलियां आपके सामने आंसर में मैच करना, वहीं से हैं ये क्वेश्चन। 12वें में दिया है, निम्नलिखित का कारण बताइए। यहाँ पर इसी टाइप से आया था एग्जाम में। यहाँ पर देखिए, एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पर देखिए, जब एनिलीन की क्रिया यहाँ पर AlCl3 यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ पर मेथिल क्लोराइड से कराते हैं यहाँ पर, तो क्या बनता है, एक संकुल बना देता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जब एनिलीन क्रिया करने जाता है तब AlCl3 एनिलीन के साथ संकुल बना देता है। क्या बना देता है, संकुल बना देता है। इसी कारण से एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। इसी कारण से यही रीजन है कि एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता, जब एनिलीन क्रिया करने जाता है तब AlCl3 एनिलीन के साथ क्या होता है, संकुल बना देता है। संकुल बना देता है यहाँ पर, ये टूट जाता है AlCl3 में भी है यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से एक कारण आपको लिख देना है यहाँ पर। नोट कीजिए, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13वां, यहाँ पर 100% है, किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 100% ही पूछा जाएगा। देखिए, एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। एक एक उदाहरण देते हुए क्या करना है, समझाइए। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर एमीन क्या होता है, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को अमीन कहते हैं। क्या होता है, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को अमीन कहते हैं। प्राथमिक अमीन क्या होती है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला प्राथमिक, द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। यहाँ पर तो यहाँ पर जिनमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक अमीन कहते हैं। एक एल्किल समूह जुड़ा हो उसे कहते हैं प्राथमिक अमीन। जिनमें दो एल्किल समूह जुड़े उन्हें द्वितीयक अमीन कहते हैं। जिनमें तीन एल्किल समूह जुड़े हैं उन्हें तृतीयक अमीन कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में आता है 100%, किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बट पूछा जरूर जाता है यहाँ पर। जिनमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो क्या कहते हैं, प्राथमिक अमीन। जिनमें दो एल्किल समूह जुड़े हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक अमीन। जिनमें तीन एल्किल समूह जुड़े हैं उन्हें क्या कहते हैं, तृतीयक अमीन कहते हैं। पढ़ लेना यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए 14वां क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा, प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने की विधि का समीकरण दीजिए। देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, देखिए आप चित्र नहीं पूछे जाते हैं। 2022 से एक चित्र नहीं आया आपका एग्जाम, ना 2022 में एक को आया फिगर वाले क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि सच प्रयोगशाला में मान लीजिए एथिलीन है यहाँ पर, एथिलीन का प्रयोगशाला में सचित वर्णन कीजिए यहाँ पर। ठीक है, एसीटोन का सचित वर्णन कीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड का सचित वर्णन कीजिए, क्लोरोफॉर्म का सचित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यहाँ पर, क्योंकि अगर एनसीईआरटी का बुक खोलिए अपनी यहाँ पर, अपना सिलेबस देखिए, एनसीईआरटी यहाँ पर, एनसीईआरटी की जो बुक खोलना है, अगर उसमें चित्र दिया है तो आपके एग्जाम में आएगा, नहीं दिया है तो नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर। फिर 2022 में भी चित्र वाले क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा, सिर्फ प्रयोगशाला विधि सिंपल भाषा में पूछेगी यहाँ पर। ठीक है, सिंपल भाषा में क्या, प्रयोगशाला विधि लिखी यहाँ पर। 2023 में भी प्रयोगशाला विधि लिखी है यहाँ पर। 24 में यही हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, 24 में भी यही हो रहा है यहाँ पर। 22 में भी यही हुआ, 23 में भी, 24 में यहाँ पर। चित्र वाले क्वेश्चन मत तैयार करना एग्जाम, मतलब कि टाइम मत बर्बाद करना, क्योंकि आप पेपर देखिए ना, एक ही बार नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पर, पूछे ही नहीं गए यहाँ पर। सिर्फ ओनली लिखा प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने की विधि का समीकरण दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और इसी में जुड़ा होगा एथिलीन से एसिटिकरण कैसे प्राप्त किया जाता है यहाँ पर। एथिलीन से एसिटिकरण कैसे प्राप्त किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला विधि, जब प्रोपिनोमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, तो एथिल एमीन बनती है। क्या होता है, जब प्रोपिनोमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो एथिल एमीन बनती है यहाँ पर। ये प्रोपिनोमाइड है यहाँ पर, ब्रोमीन और क्षार से क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एथिल एमीन बन जाएगी यहाँ पर। 2KBr बन जाएगा, K2CO3 बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, ये सिंपल भाषा में आपको तैयार करनी है रिएक्शन यहाँ पर। क्या होता है, इस टाइप से इसकी प्रयोगशाला विधि, लेकिन जब प्रोपिनोमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, एथिल एमीन बनती है यहाँ पर। फिर देखिए एथिल एमीन से हमें क्या पूछा गया, एथिल एमीन से एस्टिक अम्ल कैसे प्राप्त कीजिएगा। देखिए एथिल एमीन से एस्टिक अम्ल यहाँ पर, देखिए एथिल एमीन है यहाँ पर, इसी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, तो देखिए N2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2 एल्कोहल बन जाएगा। अब इसकी कापर से 573 केल्विन की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे यहाँ पर, H2 निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3CHO बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एस्टल्डिहाइड बन जाएगा हमारे पास। अब इसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो एस्टिक अम्ल बन जाएगा। जहाँ एस्टल्डिहाइड मिले यहाँ पर उसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, तुरंत मिल जाएगा आपका एस्टिक अम्ल यहाँ पर। फिर देखिए ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, टोलन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। देखिए ग्लूकोज के हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। देखिए 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6, यहाँ पर देखिए C6H12O6, ये फार्मूला होता है। 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4
5 6 लिख लिया यहाँ पर। अब ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है यहाँ पर। ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा था, ग्लूकोज में कौन सा समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर, देखिए पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करें, पहले OH लिखते हैं, OH लिखते हैं, OH लिखते हैं, 2 बार OH फिर H OH यहाँ पर, फिर जस्ट यहाँ पर OH फिर H आ जाता है, OH H आ जाता है, H OH हो जाता है, OH H आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। नीचे CH2OH लिख देता है। स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाकर सीख लेना यहाँ पर, फिर बना सकते हैं। फिर बोला गया इसी में ग्लूकोज मतलब कि टोलन नामकरण से किस टाइप से क्रिया करता है यहाँ पर। जब ग्लूकोज की जब टोलन नामकरण से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, प्लस का 2Ag बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2Ag बन जाएगा यहाँ पर, रजत दर्पण बन जाएगा, जिसका नाम क्या होता है, रजत दर्पण यहाँ पर, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 16वां देखते हैं। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 अंक में पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेंथेनाइट अंकुचन पर सचित्र टिप्पणी। लेंथेनाइट अंकुचन या संकुचन, यहाँ पर बात एक ही होती है। तो लेंथेनाइट अंकुचन क्या होता है, लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आणविक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइट अंकुचन कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंथेनाइट अंकुचन कहलाती है। क्या होता है लेंथेनाइट अंकुचन, लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आणविक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइट अंकुचन कहलाती है, ठीक है। श्रेणी में नाव की आवेश बढ़ने पर एक, फिर इसका कारण दीजिए यहाँ पर। तो देखिए श्रेणी में नाव की आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है, तथा ये कक्षों की आकृति इसके लिए, ये कक्षकों की आकृति इसके लिए क्या होती है, अनुकूल नहीं है। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाव की आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में नियमित क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। नियमित क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। पढ़ लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दूसरा पे लेते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, 100% फंसेगा यहाँ पर, किसी न किसी सेट में फंसेगा जरूर। फॉर्मेल्डिहाइड वाला, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, इसकी NOH और NH3 से क्रिया लिखिए, एक क्रिया आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए प्रयोगशाला विधि क्या होती है, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ 200 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके मेथेनॉल बनाया जाता है। क्या मेथेनॉल मतलब कि इसका IPAC नाम होता है मेथेनॉल, यहाँ पर मेथेनॉल बनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ 200 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके मेथेनॉल बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, मेथिल अल्कोहल है यहाँ पर, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर यानी कि प्लेटिनम को उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्रिया करके तो क्या बना जाता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बनाई जाती है। यहाँ पर जल बन जाएगा यहाँ पर। फिर बोला यहाँ पर इसकी NOH और NH3 से क्रिया लिखिए यहाँ पर, यानी कि छाछ से लेने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखनी है और अमोनिया के साथ लिखनी है। देखिए इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा और सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, केनिजोरोव क्रिया है यहाँ पर। फिर देखिए इसकी, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये पढ़ा चुके, यूरोट्रोपिन बनता है। जब भी हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NH3 से कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है, CH2 का होल 6N4। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों रिएक्शन आएंगे जरूर, क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे जब में, आएंगे जरूर यहाँ पर, ठीक है। जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है यहाँ पर, ठीक है। यूरोट्रोपिन बनता है यहाँ पर, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। फॉर्मेल्डिहाइड में फार्मिक अम्ल की संरचनाओं की भिन्नता स्पष्ट कीजिए, 2019 में आया था क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए क्या होता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, HCOOH। क्या होता है, फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर। जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा यहाँ पर, ठीक है। फार्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पर फार्मिक अम्ल। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है हमारे पास, ठीक है। फार्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला होता है यहाँ पर, ठीक है। हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर तो इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पर फार्मिक अम्ल स्ट्रक्चर। फार्मिक अम्ल में कार्बोनिल समूह, एक कार्बोनिल समूह है, पर कार्बोनिल समूह की एक संयुक्ता से हाइड्रोक्सी समूह, ठीक है, और दूसरी संयुक्ता से क्या हाइड्रोजन जुड़ा होता है यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है यहाँ पर। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCO होता है यहाँ पर, इसका भी स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाएंगे। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होते हैं, इस एक कार्बोनिल समूह होता है यहाँ पर। अब कार्बन की दोनों संयुक्ताओं से क्या दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। यही हमारे पास क्या है, इनकी भिन्नता, यही क्या है, इनकी दोनों की भिन्नता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है यहाँ पर, फार्मिक अम्ल में एक कार्बन परमाणु की एक वैलेंसी से, एक संयुक्ता से एक हाइड्रोक्सी समूह और दूसरी संयुक्ता से क्या जुड़ा, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। इसी टाइप से हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड में मतलब कि कार्बोनिल समूह से एक कार्बोनिल समूह जुड़ा रहता है यहाँ पर, और दोनों संयुक्ताओं से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है यहाँ पर। दोनों संयुक्ता से क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन, एमीडेंटेड लिगेंड को उदाहरण से समझाइए। इंपॉर्टेंट है ये भी क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है एमीडेंटेड लिगेंड, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जो दोनों तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एकाकी इलेक्ट्रॉनिक अणु का त्याग करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एविडेंटल लिगेंड कहलाते हैं। क्या होता है, ऐसे मोनोडेंटल लिगेंड जो दोनों तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉनिक अणु का दान करते हैं, एविडेंटल लिगेंड कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ले लेना, CN नेगेटिव, NCO, CNO, NO2 यहाँ पर, ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये पढ़ लेना यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या होता है, ऐसे मोनोडेंटल लिगेंड जो दोनों तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल आइटम को एकाकी, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉनिक युग्म का, ठीक है, त्याग करते हैं, एविडेंटल लिगेंड कहलाते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन, द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए द्विक लवण इधर हेडिंग डालेंगे, इधर संकुल यौगिक। यहाँ पर क्या होता है, द्विक लवणों में समानताएं दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होता है। 2022 में पूछा गया था, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 24 में शायद 24 में पूछा गया, लगातार 2-3 सालों से आ रहा है। यहाँ पर क्या होता है, द्विक लवणों में समानताएं दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। इसमें क्या होता है, सरल लवण जिनमें संकुल यौगिक बनते हैं, ठीक है, समान आणविक अनुपात में भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, केवल क्रिस्टल अवस्था में ही पाए जाते हैं। एक क्रिस्टल व विलयन अवस्था में पाए जाते हैं, एक क्रिस्टल व विलयन अवस्था में पाए जाते हैं। ये आयनिक होते हैं, ये आयनिक यौगिक, ठीक है, आयनिक यौगिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, द्विक लवण क्या होते हैं, द्विक लवणों में समानताएं दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। संकुल यौगिक में क्या होता है, सरल लवण जिनमें संकुल यौगिक बनते हैं समान आणविक अनुपात में हो भी सकते हैं, ठीक है। एक केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं, एक क्रिस्टल व विलयन अवस्था में पाए जाते हैं। ये आयनिक आकार होते हैं, मतलब आयनिक यौगिक होते हैं, एक प्रकार का आयनिक यौगिक होते हैं। ये आयनिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। 21वां क्वेश्चन, DNA और RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। इधर हेडिंग डालेंगे DNA, इधर हेडिंग डालेंगे RNA। यह द्विकुंडलीय संरचना में पाया जाता है, यह एकल श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है, एकल श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, ठीक है। DNA में डीएक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है, इसमें डीएक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, इसमें ओनली राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें देखिए क्षार ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं यहाँ पर। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। DNA में कौन से पाए जाते हैं, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरासिल क्षारक पाए जाते हैं, यूरासिल क्षारक पाए जाते हैं यहाँ पर। इसमें कौन से पाए जाते हैं, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरासिल क्षारक पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यूरासिल क्षारक पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं यहाँ पर। नोट कर लीजिए DNA और RNA में अंतर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए 22वां, संकरण तत्व क्या है, इन्हें संकरण तत्व क्यों कहते हैं। इन्हें संकरण तत्व यहाँ पर लिख लीजिए, इन्हें संकरण तत्व, ब्लैक पिन कहाँ यहाँ पर, ये वाला है, इन्हें संकरण तत्व एलिमेंट तत्व क्यों कहते हैं। देखिए क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संकरण तत्व कहते हैं, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश की डीप कोश में प्रवेश करते हैं। बाह्य कोश के क्या करते हैं, डीप कोश में प्रवेश करते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। ये तत्व क्या होते हैं, हमारे पास एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, जिसके कारण इन्हें संकरण तत्व कहते हैं। क्या होते हैं, संकरण तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संकरण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डीप कोश में प्रवेश करता है। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित है, जिसके कारण इन्हें संकरण तत्व कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 23वां, प्रतिपरासरण से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रतिपरासरण क्या होता है हमारे पास, देखिए क्या होता है, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं, विलयन पर क्या करते हैं, लगाते हैं, तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक है। यह क्रिया परासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। क्या होता है, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है, प्रवाहित होने लगते हैं। यह क्रिया परासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम प्रतिपरासरण कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 24वां क्वेश्चन, कीटोन फेलिंग विलयन तथा टोलन अमीकरण को अपचयित नहीं करते हैं, जबकि फ्रुक्टोज कीटोन समूह देते हुए भी कर देते हैं। क्यों, क्या रीजन है। देखिए क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। फ्रुक्टोज में क्या होता है, हमारे पास कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, तो फ्रुक्टोज क्षार की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह में पुनर्विन्यास होता है। इसी कारण फेलिंग विलयन और टॉलमीकरण को अपचयित कर देता है। 23 में पूछा गया था, क्या होता है, क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह फ्रुक्टोज होता है, उसमें क्या होता है, कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है। यहाँ पर CO यानी कीटोन समूह पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास फ्रुक्टोज या क्या होता है, यहाँ पर फ्रुक्टोज क्षार की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज में अभी बताया आपको एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। CHO समूह में पुनर्विन्यास होता है, इसी कारण फेलिंग विलयन और टॉलन अमीकरण को अपचयित कर देता है यहाँ पर। 25वां देखिए, किसी विलयन की चालकता तरुणता के साथ क्यों घटती है। तो देखिए विलयन की तरुणता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः विलयन की चालकता भी घटती है। क्या होता है, विलयन की तरुणता बढ़ाने पर विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या होती है, डिक्रीज होती है, अतः विलयन की चालकता भी घटती जाती है यहाँ पर, ठीक है, घट जाती है यहाँ पर, बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाती है, घट जाती है।
देखिए 26वां, एक दंतु लिगेंड और द्विदंतु लिगेंड से आप क्या समझते हैं, क्या होता है एक दंतु लिगेंड? देखिए क्या होता है एक दंतु लिगेंड, क्या होता है ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंतु लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक दंतु लिगेंड कहलाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंतु लिगेंड कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर NH3, यहाँ पर नेगेटिव एक। द्विदंतु लिगेंड क्या कहलाते हैं? लिगेंड, ठीक है, ऐसे लिगेंड या बोल सकते हैं लिगेंड के दो परमाणु केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, द्विदंतु लिगेंड कहलाते हैं। क्या होता है? लिगेंड के दो परमाणु केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं, द्विदंतु लिगेंड कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन यहाँ पर, ठीक है, एथिलीन डाइअमीन। इंपॉर्टेंट, इनसे बाद एक भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं होगा, इन्हीं में से आएंगे यहाँ पर। आप चेक करना परसों, मतलब उसी शाम को यहाँ पर 8 तारीख को यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर पेपर में बैठेंगे आपको सभी क्वेश्चन इन्हीं में से दिखेंगे एग्जाम में। अब देखिए 27वां क्वेश्चन, रजतीकरण पर सच्ची टिप्पणी लिखिए। इस पर रजतीकरण पर सच्ची टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए एल्डिहाइड टोलन अपक्रमक से क्रिया करके सिल्वर का भूरा अपक्षेप बनाते हैं, इसी अपक्षेप को रजत दर्पण कहते हैं। इसी अपक्षेप को कहते हैं रजत दर्पण कहते हैं। इसी क्रिया को रजतीकरण कहते हैं। यहाँ पर इसी क्रिया को कहते हैं रजतीकरण। रजतीकरण क्या होता है? एल्डिहाइड टोलन अपक्रमक से क्रिया करके सिल्वर का भूरा अपक्षेप बनाते हैं, इसे अपक्षेप को कहते हैं रजत दर्पण कहते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं रजतीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड, यहाँ पर इसकी टोलन अपक्रमक से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? रजत दर्पण बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। और आर की यहाँ पर CH3 ले लीजिए तो एस्टिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। डायरेक्टली CH3 आ जाएगा, बाकी सब HT से यहाँ पर, और यहाँ पर ठीक है बाकी सब HT से यहाँ पर। जब भी हम जानते हैं जब भी एल्डिहाइड की क्रिया किसी टोलन अपक्रमक से कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, सबको मालूम है, ठीक है। फिर देखिए 28वां क्वेश्चन, यूरोट्रोपिन पर सच्ची टिप्पणी लिखिए। तो क्या होता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। अभी बताया था यहाँ पर हेक्सामेथिलीन फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब NH3 से कराते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है यहाँ पर। हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर यूरोट्रोपिन बनता है। यहाँ पर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराएंगे यूरोट्रोपिन बनता है, CH2 का होल 6N4। ये इसी को बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन, इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन यहाँ पर, ठीक है। हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है? यूरोट्रोपिन बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्रिया की कोट और क्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। हर साल आता है कि मीथेन होता लगातार आ रहा है यहाँ पर, लगातार 2019 से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, किसी न किसी सेट में छपता हुआ, 24 में आया, यहाँ पर 25 में किसी न किसी सेट में छपेगा ये, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है, हर साल आता है यहाँ पर। क्रिया की कोट और क्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए कि यहाँ इधर हेडिंग डालेंगे क्रिया की आणविकता, इधर हेडिंग डालेंगे क्रिया की कोट। यहाँ पर क्या होता है? क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। क्रिया की आणविकता क्या होती है? आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। यहाँ पर एक कोट क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। इधर क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है यहाँ पर। फिर क्रिया की कोट अभिकारों की संख्या को बताती है यहाँ पर, ठीक है। या भिन्नात्मक हो सकती है यहाँ पर, एक क्या हो सकती है? भिन्नात्मक हो सकती है, या भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ये प्रयोगों द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा, क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ क्रिया की आणविकता क्या होती है? कभी शून्य नहीं हो सकती है, शून्य हो सकती है। यहाँ पर क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर क्या पर करती है? निर्भर करती है, डिपेंड करती है। क्रिया की कोट अभिकारक की संख्या को क्या करती है? बताती है। यह भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। यहाँ पर किसके द्वारा? क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है मोलन्स? देखिए किसी विलेन में उपस्थित एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोलन्स कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? किसी विलेन में उपस्थित एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेन के कुल मोलों की संख्या का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं मोलन्स कहते हैं। मान लीजिए किसी विलेन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, अब विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या जो अनुपात होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर? मोलन्स कहते हैं।